नमस्ते। नमस्कार। ANI के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में मतदान के लिए एक हफ्ते से कम समय है और कैंपेनिंग के लिए तो उससे भी कम समय है। आपको कितना विश्वास है कि महायुति की सरकार बनेगी? देखिए, मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर चुका हूँ, लगातार घूम रहा हूँ और एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग मुझे दिखाई पड़ती है। और विशेष रूप से हमारी जो विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज है उसके कारण महिला मतदाताओं में तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे नजर आती है। पहले ये होता था कि हमारी सभाओं में 75% मेन और 25% विमेन, अभी 50% विमेन पार्टिसिपेशन सभाओं में भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये जो सारी पॉजिटिविटी है इसके कारण मैं ऐसा नहीं कहूंगा, आई ऑलवेज से कि एनी बैटल इज अ टफ बैटल, पर हमको एज है और हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। मोदी जी ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो ओबीसी समुदाय को बांटने की कोशिश कर रही है ताकि उनका वोट एकजुट ना हो, और अगर सरकार में आती है कांग्रेस पार्टी तो SC ST का रिजर्वेशन भी हटा देंगी। उन्होंने आज भी उनकी जो फाइनल रैली थी महाराष्ट्र की, वहां भी उन्होंने आज रात को यही कहा। देखिए, इसका इंडिकेशन तो राहुल जी ने अमेरिका में दे ही दिया। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी की गलती हो गई कि उनको ये पता नहीं था शायद कि मीडिया हर जगह फॉलो करता है। तो अमेरिका में जाकर उन्होंने जो बयानबाजी की संविधान की और विशेष रूप से रिजर्वेशन पर, तो एक प्रकार से उनकी जो मानसिकता है वो सामने आई। दूसरा, जिस प्रकार से वो जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही बात कही है। देखिए, महाराष्ट्र में ओबीसी में 350 जातियां हैं। ये 350 जातियां मिलकर ओबीसी समूह बनता है, तो एक प्रेशर ग्रुप है कि भाई ओबीसी का कल्याण करना है। अगर 350 जातियां अलग अलग हो जाए तो एक समूह नहीं रहेगा, इनका प्रेशर खत्म हो जाएगा। अगर हम मसलन ST की बात करें तो 54 अलग अलग आदिवासी समुदाय का मिलकर ST प्रवर्ग बनता है। देयर आर 54 कास्ट और एंड सब कास्ट। अब इनको अगर अलग कर दे तो वो प्रेशर ग्रुप नहीं रहते। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है। जिस प्रकार से ये भारत जोड़ो नाम का जो एक समुदाय तैयार किया है, इस समुदाय की एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो एनार्किस्ट लोग हैं, ये एनार्की फैलाना चाहते हैं। और ये लोग भारत जोड़ो नहीं है, भारत को समाजों में बांटो और उसके बाद भारत को तोड़ो। और वो तो कहते हैं कि आप तोड़ने की राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं, क्योंकि जैसे योगी जी आए थे तो उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। ये इस तरह का नारा जब आप देते हैं, आपकी पार्टी देती है, तो आप काटने का काम करते हैं। देखिए, मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पर ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है? क्योंकि जब मुसलमान समाज कहता है कि हमें एकजुट होना चाहिए तो उनको एंटी नेशनल का दर्जा दिया जाता है, उनको सेपरेटिस्ट कहा जाता है कि आप एक गुट बना रहे हैं, आप यू आर नॉट इंटीग्रेटिंग। लेकिन जब हिंदू समुदाय कहता है तो उसे नेशनलिज्म का दर्जा दिया जाता है। देखिए, सवाल ये है कि आप अगर किसी पर्पस के लिए एक आ रहे हैं, आप एकजुट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोकसभा में हमने क्या देखा? लोकसभा में हमने देखा वोट जिहाद। लोकसभा में उनके धर्मस्थलों से बैनर लगाए गए, महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया तो अल्लाह के साथ बेईमानी है, ऐसे वोट लगाए, ऐसे बैनर लगाए गए। मैं तो तमाम सेक्युलरवादी जो अपने आप को मानते हैं उनको पूछता हूँ, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? कस्में दिलाई गई लोगों को, और पर्पस क्या है? डिफीट मोदी। पर आपकी पार्टी भी कहते जो राम को लेके आए हम उन्हें ले आएंगे। तो गाना है और क्या? देखिए, राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये कहने में कोई गलत नहीं, लेकिन इस प्रकार की बात करना, कई हमारी पार्टी ने मंदिरों में लोगों को जमा करके भगवान की कसम खाइए कि बीजेपी को वोट देंगे, नहीं देंगे तो राम के साथ बेईमानी होगी, ऐसा तो नहीं कहा, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ।
और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देखिए जिस प्रकार की परिस्थिति लोकसभा के बाद तैयार हुई, अब जो डर हमको था ये वापिस महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने का की राजनीति कर रही है। मैं एक उदाहरण आपको कहना चाहता हूँ। किसके तलवे चाट रही है? मुस्लिम उलेमाओं के, क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया, 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। मुझे उसमें आपत्ति नहीं है अगर कोई मांगे रखता है, कोई मंजूर। मांगे कौन सी है? मैं एक मांग आपको बताता हूं। उसमें से एक मांग उसमें से है 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों पर केसेस हुई है वो सारी केसेस खारिज की जाएगी, वापस ले ली जाएगी। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी राजनीति चल रही है? ये अगर इसके खिलाफ इस प्रकार से दंगइयों को साथ में लेकर कोई पार्टी लड़ना चाहती है और हम बटे रहे तो कटेंगे। तो आपने जब कहा कि जैसे ये मांग है इसको लीगली लड़ सकते हैं ना, आपने धर्म युद्ध कहा कि अब इसको वोट जिहाद के का अगर सामना करना पड़ेगा तो धर्म युद्ध करना पड़ेगा। तो ये धर्म युद्ध जो है वो बांटने की धर्म युद्ध की संकल्पना हमारे यहाँ क्या है? धर्म युद्ध की संकल्पना ये है कि यतो धर्मा ततो जया। ये धर्म युद्ध है हमारे यहाँ। जहां सत्य है वहां विजय है। ये असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको सत्य की लड़ाई इनके खिलाफ लड़नी पड़ेगी। ये धर्म युद्ध है हमारा। राजनीति और धर्म को अलग रखना चाहते हैं लोग, लेकिन जो नेता हैं वो उसको जोड़ते जाते हैं, चाहे कास्ट हो चाहे रिलीजन हो। महाराष्ट्र में ये नहीं होता था, लेकिन महाराष्ट्र के इस चुनाव में जाति और धर्म को लेकर कोई भी गुरेज नहीं कर रहा। इतने बयान रोज रोज निकल रहे हैं। मैं वापस सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर उलेमाओं की मांग को लेटर देकर महाविकास आघाड़ी मंजूर करेगी और ऐसी मांगों को मंजूर करेगी तो हम कैसे चुप बैठेंगे? ये तो बात आई गई है। आप देखिए, कांग्रेस की इसी मानसिकता ने देश का बंटवारा किया है। अगर 1920 में कांग्रेस ये मंजूर नहीं करती कि वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा या आधा ही गाया जाएगा, ये तो बंटवारे का बीज वहां से उन्होंने रोपित कर दिया। जिस समय उन्होंने ये कह दिया जो वंदे मातरम देश के शहीदों ने, जो देश के क्रांतिकारियों ने जिस वंदे मातरम को राष्ट्रगान कहा, जो वंदे मातरम किसी मजहब का नहीं था, जो भी व्यक्ति, और अरे भाई अशफाक उल्लाह भी वंदे मातरम बोलते थे। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ नेताओं ने केवल अपने स्वार्थ के लिए ये मांग की और कांग्रेस ने उस मांग को मंजूर कर दिया और कह दिया कि नहीं वंदे मातरम गाएंगे। आज प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच के दौरान कहा कि महाविकास आघाड़ी के एक नेता हैं, वो राहुल गांधी से, उन्होंने कहा शहजादे राहुल गांधी से कह के तो बताएं कि क्या वो हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे कहेंगे कि नहीं। एक बारी भी नहीं कहा उन्होंने। अगर वो कह सकते हैं तो ही विल बी ब्लेस्ड बाय बाल ठाकरे। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। और इतना ही नहीं, हमारे महाराष्ट्र में जो समृद्धि महामार्ग बना उसका नाम बाला साहब ठाकरे महामार्ग नहीं है, उसका नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महामार्ग है। हमारे यहाँ जो अस्पताल बने उसका नाम बाला साहब ठाकरे अस्पताल नहीं है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ जो गोरेवाड़ा का जू बना उसका नामकरण हुआ तो बाला साहब ठाकरे प्राणी संग्रहालय नहीं हुआ, हिंदू हृदय सम्राट। जब सरकार हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे नाम देती है तो उद्धव जी के साथी कांग्रेस वाले क्यों घबराते हैं बोलने में? क्या उनको डर है? क्यों शर्म आती है? क्यों शर्माते हैं? अरे थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, उनको ये पदवी मिली थी। मुझे ये बताइए कि लोकमान्य तिलक का नाम लोकमान्य नहीं था, लोगों ने पदवी दी थी इसलिए लोकमान्य बने वो। इसी प्रकार से ये हिंदू हृदय सम्राट थे। आजकल तो शहजादों को छोड़ दीजिए, राहुल जी को छोड़ दीजिए, स्वयं उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना भी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे बोलने लगी। उन्होंने भी हिंदू हृदय सम्राट बोलना छोड़ दिया।
तो मुझे लगता है कि जब वो नहीं कहते तो शहजादे का तो कहने का सवाल ही नहीं उठता। प्रधानमंत्री जी ने समाज को एक रखने के लिए जो मंत्र दिया है, अगर हम एक साथ रहेंगे तो ही हमारा विकास होगा। आप कौन अलग कर रहा है हमको? कांग्रेस बांट रही है, महाविकास आघाड़ी बांट रही है। वो तो जोड़ने की राजनीति कहते हैं कि भारत जोड़ो राजनीति है। देखिए उनका भारत जोड़ो कैसा है, वो कहते हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। सुनिए, उनका जो भारत जोड़ो है ना, उनके हाथ में जो लाल संविधान था ना, उसके जैसा उनका भारत जोड़ो है। उस लाल संविधान में ऊपर कवर था, अंदर कोरे कागज थे। वो कहता है ये आपके कांग्रेस कहती है ये मिस इन्फॉर्मेशन है आपकी क्यों मिस पार्टी इन्फॉर्मेशन? अरे भाई, आप ही ने, मीडिया ने वहां पर दिखाया, हमारे पास हम तो थे नहीं कार्यक्रम में। मीडिया ने उसको दिखाया और बाद में उन्होंने एडमिट भी किया, उनके विपक्षी नेता ने एडमिट किया कि हमने तो ऐसे ही बांट दिया था, हम तो केवल सिंबॉलिक कर देते। क्या संविधान के साथ सिंबोलिज्म चलेगा इस प्रकार से? तो ये जो भारत जोड़ो ये भी ऐसा ही है, नाम भारत जोड़ो दिया है, अंदर सारे संगठन भारत तोड़ो वाले। संविधान की बात चल रही है तो कश्मीर के बारे में भी पूछूंगी, क्योंकि कई भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आकर, महाराष्ट्र में आकर, कश्मीर में एक अलग संविधान कांग्रेस चाहती है, ओमर साहब चाहते हैं कि अलग संविधान जो पहले होता था। कश्मीर का मसला महाराष्ट्र में कैसे उठ रहा है और क्या मतदान करते वक्त क्या महाराष्ट्र के लोगों के विचार में कश्मीर उठेगा कभी? क्यों नहीं उठेगा? अरे ये मराठाओं की भूमि है। जिन मराठाओं ने अटक से लेकर कटक तक भारत को एक किया था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। ये संकुचित विचारों वाली भूमि नहीं है। ये भूमि से जो वीर निकले, उन वीरों ने जो हमारे ऊपर आक्रमणकारी थे, जो मुगल थे, उनको परास्त करते हुए अफगानिस्तान तक खदेड़ दिया था। तो कश्मीर की तो बात यहाँ होगी। और अगर मैं देशभक्त हूं तो मैं इतना संकुचित विचार कैसे रखूं कि कश्मीर का कुछ भी हो जाए मुझे चलेगा, मेरे महाराष्ट्र का क्या है? ऐसा नहीं हो सकता है। हम देशभक्त लोग हैं। और ये कश्मीर जो है ये हमारी अस्मिता का विषय है। कश्मीर कोई केवल विषय मात्र नहीं है, इससे भारत की अस्मिता जुड़ी हुई है। और मुझे बहुत खुशी है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान 7 दशक तक कश्मीर में लागू नहीं था। 7 दशक तक अपने विधान पर शपथ लेते थे, अपने विधान पर वो चलते थे, हमारा तिरंगा झंडा नहीं लगाते थे। लेकिन 370 के हटने के बाद लाल चौक पर जब एक बहुत बड़ा तिरंगा मैं देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा दिल गदगद होता है। और उसके साथ साथ आप वहां तक नहीं रुकना चाहते थे, आप तो पाकिस्तान की हाँ बात बिल्कुल कर रहे हैं। वहां जा ही रहा हूं। उसके साथ साथ ओमर अब्दुल्ला को भी 7 दशकों बाद पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में भारत के संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? ये सबसे खुशी की बात है। और हाँ, हमारा तो सपना है, ये कांग्रेस ने देश को तोड़ा, एक दिन अखंड भारत बनाएंगे। भारत का तिरंगा ये पाकिस्तान पर भी एक दिन लहराएगा। आपके बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि जब आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आप राजी हुए तो इट वाज त्याग, कहते हैं वो, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, उसके बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आप राजी हुए, तो एक किस्म का त्याग था। दूसरा मैं सवाल पूछूंगी कि जब 2024 का चुनाव हुआ और रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए तो कहा जाता है कि आप रिजाइन करने के लिए भी तैयार थे, आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार थे। तो ये 2 झटके जो आपको मिले हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पहली बात तो जो आपने कही उसमें मेरा इतना ही कहना था उस समय, चूंकि मैं तो पहले दिन से ये जानता था कि हम लोग शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते थे कि भाई उद्धव जी के साथ जो हमारा वो सत्ता के लिए नहीं हुआ, उन्होंने गलत बात कही, उनको कोई हमने वादा नहीं किया था, सत्ता के लिए वो गए, इसलिए हमने पहले तय किया था कि एकनाथ शिंदे जी बनेंगे। हाँ, उस समय मैंने ये जरूर कहा था पार्टी को कि देखिए, अगर मैं इस सरकार में जाता हूं तो
लोगों को लगेगा कि भाई ये पद के लिए इतना लालची आदमी है कि 5 साल चीफ मिनिस्टर रहा और वापस किसी पद पर जा रहा है, इसलिए मुझे बाहर रहने दीजिए। मेरी पार्टी ने मंजूर भी किया था, लेकिन बाद में जब शपथ विधि का समय आया, उस समय मुझे मेरे नेताओं ने ये कहा कि देखिए, सरकार तो अंदर से चलती है और अभी ये बहुत फ्रेजाइल सरकार है, बिल्कुल नई पार्टी इनकी आई हुई है, अपनी पार्टी इनके साथ जुड़ी हुई है, कई कोर्ट केसेस चल रहे हैं। ऐसे समय किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी का सरकार में होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप सरकार में जाइए। तो मैंने अपना सम्मान समझा और मैं सरकार में चला गया। और जहां तक चुनाव का सवाल है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि लोकसभा के चुनाव में मैंने इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नरेटिव बन रहा है, संविधान बदल दो, आरक्षण चला जाएगा, ये सारे इन चीजों का मैं आकलन नहीं कर पाया। एक नेता के रूप में मैंने आकलन करना चाहिए था और उसी समय एक काउंटर नरेटिव देने की सिस्टम तैयार करनी चाहिए थी। जिस समय मुझे ये ध्यान में आया कि ये नरेटिव तैयार हो रहा है और एक ये भारत जोड़ो नाम की ये जो फोर्सेस है, देखिए हमारी लड़ाई तो कोई कांग्रेस से नहीं हुई, लोकसभा में महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई फोर्सेस के साथ हुई। ये फोर्सेस एनार्किस्ट फोर्सेस है, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट फोर्सेस है। भारत जोड़ो में, भारत जोड़ो के 180 में से 140 संगठनें महाराष्ट्र में है। तो इनके साथ जब मेरे ये ध्यान में आया कि भाई ये लोग तो, हम तो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो फोर्सेस अलग लड़ाई लड़ रही है, ये तो लोगों का विश्वास कैसे समाप्त हो, भारत की संस्थाओं पर कैसे समाप्त हो, डेमोक्रेसी पे कैसे समाप्त हो, इस प्रकार की बातें रोपित कर रही है। उस समय तक देरी बहुत हो चुकी थी। उस नैरेटिव को काउंटर करने का कोई एपरेटस मैंने या हमारी पार्टी ने तैयार नहीं किया था, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मुझे इस चीज का बहुत दुख था कि मेरे बाजू मध्य प्रदेश है, वहां पर 29 में से 29 सीटें आती है, मेरे दूसरे बाजू गुजरात है, वहां पूरी सीटें आती है, छत्तीसगढ़ है, वहां पूरी सीटें आती है, तेलंगाना है, वहां पर भी अच्छा रिजल्ट आता है, और महाराष्ट्र इतने बुरी तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। हालांकि हमारे वोट परसेंटेज में कम नहीं हुआ, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पाया, सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो इसलिए मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी मैंने लेनी चाहिए और इसलिए मैंने जिम्मेदारी ली। लेकिन ये मेरी पार्टी की भी महानता है कि मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि देखिए, ऐसे एक हार से कुछ होता नहीं है, लड़ना पड़ता है, आप ही कमान संभालिए। और विधानसभा की पूरी कमान वापस मेरी पार्टी ने मेरे हाथ में दी, तो मेरी पार्टी का बड़प्पन है। पर जो ऑपोजिशन है वो जब वो कह रहे थे कि साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करने के बावजूद बीजेपी का पुअर परफॉर्मेंस रहा, आप कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पर वो सिस्टम्स के बारे में कह रहे थे कि इंडियन सिस्टम्स हैव कोलैप्स्ड, लेकिन जो ऑपोजिशन है वो कह रही है कि कोलैप्स हुआ है। तो क्या आप समझते हैं कि बीजेपी ने काफी काम कर लिया है, क्योंकि 3-4 महीने ही तो हुए हैं? देखिए, हमने बिल्कुल नरेटिव के खिलाफ काउंटर नरेटिव खड़ा कर दिया है और मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि हमने हमारे विचार परिवार की जो संगठनाएं हैं, उन संगठनाओं से संपर्क किया। हमने उनको कहा कि आपको राजनीति से कोई लेन देन नहीं है, आप चुनाव में भी उतरते नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखिए, एनार्किस्ट फोर्सेस अगर देश में एनार्की फैला रहे, महाराष्ट्र में एनार्की फैला रहे, तो नेशनलिस्ट फोर्सेस को आगे आना पड़ेगा। और ये जो एनार्किस्ट फोर्सेस है, इनकी जितनी पैठ है उससे ज्यादा हमारे विचार परिवार के संगठनों की पैठ है, वो राजनीति में आते नहीं है। देखिए, ये लोग अगर एक प्रकार से, आप क्या आरएसएस की तरफ क्या इशारा कर रहे हैं? हमारा विचार परिवार मतलब आरएसएस ही है, आरएसएस के विचारों से काम करने वाली, आरएसएस नहीं, आरएसएस के विचारों से काम करने वाली अलग अलग संगठनाएं, कोई मजदूरों के क्षेत्र में काम करती है, कोई हिस्ट्री के क्षेत्र में काम करती है, कोई प्राध्यापकों के क्षेत्र में काम करती है, कोई तरुणों के क्षेत्र में काम करती है। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में, समाज के सभी क्षेत्रों में जो नेशनलिस्ट फोर्सेस है, हमने उनको ये अपील की कि फोर्सेस, ये कांग्रेस से लड़ाई तो हम लड़ लेंगे, ये कांग्रेस की ताकत भी नहीं है हमारे साथ लड़ ले, ये तो कांग्रेस ने फोर्सेस को सामने किया है और पॉलिटिकल पार्टी फोर्सेस के साथ लड़ाई नहीं कर सकती है, क्योंकि फोर्सेस का कोई एक प्रकार से चेहरा नहीं होता है। इसलिए हमने उनको कहा, और मैं ऐसा मानता हूं,
नेशनलिस्ट फोर्सेस जो है वो हमारे साथ है और सारे क्षेत्रों में इन फोर्सेस के कारण एनार्किस्ट फोर्सेस का जो नैरेटिव है वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब वो नैरेटिव नहीं रहा। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में एक स्पीच में कहा कि इंडस्ट्रीज जो सब गुजरात जा रही हैं उसकी वजह से महाराष्ट्र के जो युवा हैं, खासकर ट्राइबल युवा वगैरह, वो बंधुआ मजदूर बन के बाकी राज्यों में जाना पड़ेगा उन्हें। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूँ, राहुल जी, कर्नाटक में आपकी सरकार है, अरे वहां देखिए ना कितना निवेश आ रहा है, गया ना उसका नंबर नीचे। हमारी सरकार थी तब तक ऊपर था, अब नीचे चला गया। आपकी एक तो परफॉर्मिंग गवर्नमेंट दिखाइए, नॉट अ सिंगल परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। आज ही हिमाचल प्रदेश की उनकी सरकार ने नियम निकाल दिया 10,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। ये उनकी अवस्था है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, महाराष्ट्र में कर्नाटक के विज्ञापन छाप रहे। महाराष्ट्र के नेता उनके इतने फेल है कि उनका फोटो भी नहीं छाप सकते। वो कांग्रेस के एडवर्टीजमेंट में महाराष्ट्र के नेताओं का न फोटो है न जिक्र है। कर्नाटक के और तेलंगाना के एडवर्टीजमेंट यहाँ छाप रहे। अरे भाई, कर्नाटक और तेलंगाना के एडवर्टीजमेंट छाप के महाराष्ट्र के बच्चों को कोई नौकरी मिलने वाली है? आप उनको तेलंगाना में देने वाले हो या कर्नाटक में देने वाले हो? राहुल गांधी बेसिर पैर बातें करते, उनकी पार्टी में उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। आप भी मत लीजिए, छोड़ दीजिए। कांग्रेस जो है वो रूरल एरियाज में, महाराष्ट्र में रूरल एरियाज में ज्यादा जा रही है और कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी आ रहा है कि महायुति को एक अर्बन सेंट्रिक पार्टी यूनिट माना जा रहा है और महाविकास आघाड़ी जो है वो कंसंट्रेट कर रही है रूरल एरिया में, क्योंकि फार्म डिस्ट्रेस है, रूरल डिस्ट्रेस है, फार्मर सुइसाइड्स है, सोयाबीन को ले लीजिए या फिर प्याज के फार्मर्स को ले लीजिए, पेस्टिसाइड्स की जो है वो उसकी कमी हो रही है। तो महाविकास आघाड़ी उस पर कंसंट्रेट कर रही है। देखिए, महाविकास आघाड़ी लगातार ये नैरेटिव तैयार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन क्यों नहीं तैयार हो पा रहा? ये बात सही है कि पिछले खरीफ में कॉटन यानी कपास और सोयाबीन, इसकी मार्केट प्राइस एमएसपी से नीचे गई। हमने निर्णय किया कि हम लोग भावांतर योजना लाएंगे, उनको मदद करेंगे। अनफॉर्चुनेटली लोकसभा का चुनाव आया और इसलिए हम पैसा डिसबर्स नहीं कर पाए। जैसे ही लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, हमने 4,000 करोड़ रुपया कॉटन और सोयाबीन के किसानों को प्राइस डिफरेंस के पे कर दिए। आज किसान ट्रैक रिकॉर्ड हमारा देख रहा है और अगले 5 साल तक हमारी प्राइस डिफरेंस की भावांतर की योजना चलेगी। जिस साल इंटरनेशनल कंडीशंस के कारण कॉटन और सोयाबीन के रेट्स एमएसपी से नीचे जाएंगे, जो डिफरेंस होगा वो राज्य की सरकार सीधे खातों में देगी, किसानों के खातों में चला गया। दूसरा, हमने किसानों को बिजली का बिल माफ कर दिया। आज अगर आप किसानों का बिल देखेंगे तो उन्होंने कितनी बिजली खपत की, उसके लिए कितना बिल उनके लिए रेज हुआ, उसमें से सरकार ने कितना भर दिया, ये पूरा विवरण उनके पास जाता है और उनसे वसूली 000 है। तो किसान इस बात से बहुत खुश है कि बिजली का बिल उनको नहीं भरना पड़ रहा है। और साथ साथ महाराष्ट्र पहला राज्य है जिस राज्य ने अभी अपनी अलग सेपरेट खेती के लिए बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, किसानों के लिए बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तैयार की। 14,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए हैं। सोलर में 2,000 मेगावाट के पूरे हुए, 18 महीने में ये पूरे हो जाएंगे और इसके बाद हम 365 दिन हमारे किसानों को 24 घंटे बिजली दे पाएंगे। हालांकि किसान 12 घंटे मांगता है और दिन में मांगता है, तो पूरी 12 घंटे दिन की बिजली हम उनको दे पाएंगे। और ये जो हमने निर्णय लिया है, इसका हमको फायदा ये हुआ, 8 रुपए में बिजली हमको मिलती थी, 1.25 रुपया किसान से लेते थे, बाकी सब्सिडी देनी पड़ती थी। अब हमको 3 रुपए में बिजली पड़ेगी। वो तो जीएसटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जीएसटी हटाने की बात मांग भी कर रहे हैं फार्मर्स। देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं है। जीएसटी प्रोड्यूस के ऊपर नहीं है उसके ऊपर। जीएसटी कहाँ है?
तो जीएसटी खादों पर जीएसटी है, लेकिन उसके साथ साथ केंद्र की सरकार उस पर कितनी सब्सिडी देती है, जितनी जीएसटी है उससे 10 गुना तो सब्सिडी केंद्र सरकार देती है। लेकिन महाराष्ट्र में हमने निर्णय किया कि किसानों को और फायदा देने के लिए एसजीएसटी जो खादों पर लगता है वो हम उनको वापस करने वाले। जब आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जब आप लड़की बहन, जब आप प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो यू आर डूइंग गुड, लेकिन जब कांग्रेस करती है तो उन्हें रेवड़ी कहा जाता है, ऐसे क्यों? नहीं, देखिए, हमने जो काम किया, हमने हमारे बजट में रहकर काम किया है। और हमने, जैसे मैंने मसलन आपको बताया कि केवल हमने बिजली मुफ्त नहीं कर दी, हमने उसके ऊपर वर्किंग करके हमने 14,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा तैयार की है। हमको मुफ्त की बिजली देने के लिए 14,000 करोड़ रुपया लगता है साल में, और जो पैसा हम सौर ऊर्जा के कारण बचा रहे हो 15,000 करोड़ है। तो हमने गुड पॉलिटिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स, ये दोनों चीजों को साथ में लाया। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि विमेन लेड डेवलपमेंट और विमेन लेड सोशल रिफॉर्म्स कीजिए, महिलाओं को केंद्र बिंदु मानकर कीजिए। तो लाड़की बहन योजना इसी प्रकार से महिलाओं को अधिकारिता देने का हमारा प्रयास है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैम, आपने महिलाओं का जिक्र किया तो एक अनप्लेजेंट चीज के बारे में बात करना चाहूंगी, महिलाओं के ऊपर ही है। कन्हैया ने कुछ आपत्तिजनक स्टेटमेंट की थी। उन्होंने कहा कि जब आप धर्म युद्ध की बात करते हैं तो आपकी धर्म पत्नी रील्स बनाती हैं, तो आपको लगता है कि एक पर्सनालिटी पॉलिटिक्स कुछ ज्यादा ही हो गया? देखिए, मुझे इसका आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैंने और मेरी पत्नी ने झेला है। 5 सालों से देखिए, ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं निकाल पाए, सारी मेरे खिलाफ एजेंसियां लगा दी, मेरे बाल से लेकर नखून तक इन्होंने मेरी सारी तफ्तीश कर ली, लेकिन मेरे खिलाफ इनको कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मुझ पर पर्सनल अटैक चालू किए। मेरे पत्नी के खिलाफ इनकी ट्रोल आर्मी जिस प्रकार के आरोप करती है, कोई सभ्य व्यक्ति देखे तो शर्मिंदगी महसूस करे। लेकिन मैंने मेरी पत्नी को भी बोला, हम राजनीति में हैं, हमारे लिए पेशेंस इज अ वर्च्यू, संयम रखना होगा। आप संयम के साथ रहिए, झूठ की उम्र नहीं होती है, और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो जिस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया है, जिस प्रकार से मेरी पत्नी के मीम्स बनाना, उसके बारे में गंदी गंदी बातें लिखना, ये सारी चीजें शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे लड़ना है तो सामने से लड़ो, ये कौन सा शिखंडी का युद्ध तुम लड़ते हो। लेकिन मैं इस मामले में बहुत संयमी हूं, मुझे लड़ाई समझती है, मैं इनको परास्त करता हूं। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की बात हो और मैं परिवारवाद की बात ना करूं तो इट्स रॉन्ग। पिछले 5 साल में 2 बारी पार्टियां टूटी, 2 बारी परिवार टूटे। इसका असर इस इलेक्शन में कैसे पड़ने वाला है? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि इस बात का अभी कोई असर रहेगा। पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ने का, जोड़ने का, फिर तोड़ने का, परिवार तोड़ने का, जोड़ने का, फिर तोड़ने का, इसके महारथी अगर कोई है तो शरद पवार जी है। 1978 से लेकर लगातार पवार साहब ने कितनी पार्टियां तोड़ी और कितने परिवार तोड़े, इसकी लिस्ट अगर हम निकालें तो उनको हमें पार्टी तोड़ने का और परिवार तोड़ने का भीष्म पितामह कहना पड़ेगा। भीष्म पितामह एक सेंस, अलग सेंस है, भीष्म पितामह बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा। लेकिन ये जो 2 पार्टियां हमारे यहाँ टूटी, उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि बीजेपी ने तोड़ी, लेकिन लोगों को अब सच पता है। जो पार्टियां हैं उन पार्टियों में एक प्रकार से परिवार की अति महत्वाकांक्षा, इसके कारण ये पार्टियां टूटी। उद्धव जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए हमसे नाता तोड़ा। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्य को सामने लाना चाहते थे, तो उन्होंने एक प्रकार से एकनाथ शिंदे जी को सफोकेट किया,
उनकी राजनीति को समाप्त करने की कोशिश की, तो एकनाथ शिंदे जैसा व्यक्ति, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसके पास कोई चारा नहीं बचा, उनको बाहर आना पड़ा। इधर शरद पवार जी ने 30 साल से पार्टी संभालने वाले अजित पवार को डिमोनाइज किया, विलन बनाया, और विलन बनाकर अजित पवार जी की ऐसी परिस्थिति की, किस लिए की? सुप्रिया ताई को बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री, सुप्रिया ताई को नेतृत्व देना चाहते थे, और उसके कारण अजित पवार के पास कोई चारा नहीं था, वो बाहर निकले। तो ये जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, ये जो परिवार का झगड़ा है, इसके कारण ये पार्टियां टूटी है। तो लोग ये समझते हैं, इसलिए इसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। पर अगर लोग ये समझते हैं तो फिर शरद पवार के फैक्शन को ज्यादा सीटें क्यों मिली, अजीत पवार के फैक्शन को कम? मैं थोड़ा उल्टा आपसे पूछना चाहता हूँ, या आपको एनालॉजी देना चाहता हूँ। शरद पवार जी की सीटें या उद्धव ठाकरे जी की जो सीटें आई है, उनके बेल्ट में नहीं है। उनके बेल्ट में, या जो उनका बहुत मजबूत बेल्ट माना जाता है, वहां पर उनको उतनी सीटें नहीं मिली है। सरप्राइजिंगली नरेटिव के कारण अब वर्धा जैसी सीट शरद पवार जी को मिल गई, जहां उनके पास न पार्टी थी न कैंडिडेट था। एन वक्त पर कांग्रेस का कैंडिडेट बोरो किया, लेकिन चूंकि विदर्भ में 33% दलित आदिवासी है और संविधान बदलेगा का नरेटिव कैच कर गया, तो उनकी सीट जीत गई। ऐसी सीटें उनकी जीती है। लेकिन अजित पवार जी अभी भी तस्वीर लगाते हैं शरद पवार जी का। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार दिया उनको कि आप अपना आइडेंटिटी बनाइए, बार बार शरद पवार के फोटो क्यों लगा रहे हैं, वीडियो क्यों दिखा रहे हैं? शरद पवार जी की फोटो लगाना अजित पवार जी ने बहुत पहले बंद कर दिया। हाई कोर्ट ने इतना ही उनको कहा कि चूंकि सिंबल की केस चल रही है, तो हमने आपको मेंशन किया था कि on every poster below your symbol there should be a line that the symbol case is sub judice। वो आप नहीं डाल रहे, इसके लिए उनको फटकारा। फिर इन्होंने बताया कि देखिए हम डाल रहे हैं, कहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने गलती की होगी, हम उनको सुधारेंगे। तो शरद पवार जी का, हाँ देखिए उनका परिवार का मसला है, ये हो सकता है कि अभी भी अजित पवार जी को मन में शरद पवार जी के लिए बहुत अच्छी भावना हो सकती है, इसमें गलत क्या अगर होगी तो? इस बार भी ऐसे चल रहा है कि वो कैंडिडेट लगा रहे हैं, उनका नेफ्यू लड़ रहा है, उनके पोते लड़ रहे हैं, ये सब हो रहा है, अभी भी हो रहा है। हाँ, तो अब मुझे बताइए, अब आपने बहुत सही बात कही, अब परिवार तोड़ने वाले कौन है? अब शरद पवार जी ने कई जगह पर एनसीपी के जो उम्मीदवार है उनके खिलाफ उनके परिवार के लोगों को ही खड़ा किया। अब जो धर्मराव बाबा अत्रा में है एनसीपी के मिनिस्टर, उनके खिलाफ उनकी बेटी को लड़ा दिया। ऐसा कई जगह रिश्तेदारों को, परिवार को ही क्या होता है ना कि यहाँ जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में अगर अपनी महत्वाकांक्षा से भी कोई परिवार टूटता है तो ठिकरा हम पर फोड़ा जाता है। और शरद पवार जी अगर ऐसी कोई बात कहते हैं तो वो चाणक्य है, वो स्ट्रेटेजिस्ट है, ये तो स्ट्रेटेजी है, कितनी अच्छी बनाई है। तो मुझे लगता है कि इकोसिस्टम का एक अंतर है। ऐसे क्यों होता है? क्या आप मीडिया को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं कि शरद पवार जी? पूरी मीडिया को नहीं मानता मैं। देखिए, अभी पूरी मीडिया कोई ऐसी रही नहीं है, लेकिन आज भी इस बात को मानना पड़ेगा, शरद पवार जी की मीडिया में इकोसिस्टम चलती है। जो इकोसिस्टम पवार साहब बैठे तो कितने शानदार बैठे हैं, वो चले तो कितने शानदार चले हैं, उन्होंने चलकर वापस आए तो कितनी अच्छी मुंह उनकी हुई। अभी भी वो वीडियो अभी भी चलता है कभी कभी, जब बारिश में जो उन्होंने स्पीच दिया था, और कहते हैं कि उसकी वजह से वो इलेक्शन भी जीते थे उस वक्त। हाँ बिल्कुल, बट ही इज ऑलवेज दैट एक्स फैक्टर है ना महाराष्ट्र इलेक्शन में, कि शरद पवार जी किस तरफ जाएंगे, किसे सपोर्ट करेंगे, उससे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में काफी असर पड़ता है। कि 50 साल की राजनीति है। मेरे जैसे व्यक्ति की जितनी उम्र है उतने सालों से वो राजनीति कर रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस तो बड़ा होगा ही ना। पर अब आपका भी एक्सपीरियंस बहुत है, तो मुझे आप बताइए कि अगर जब इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे और आपकी पार्टी अगर नंबर्स लेके आती है, तो कितनी देर लगेगी टू फॉर्म गवर्नमेंट, टू स्टेक? मुझे कोई डेट है, कोई प्लान है? कोई प्लान भी नहीं, कोई डेट भी नहीं है। यह तय हुआ है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा
वी आर वेरी श्योर कि हमारी सरकार बनेगी। ये तीन पार्टी एक साथ? हाँ जी। तो हमने तय किया है कि रिजल्ट्स के बाद तीनों पार्टियां एक साथ बैठेगी। जो शिवसेना है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एकनाथ शिंदे जी है, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार जी है, और हमारी पार्टी में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑथराइज करता है। तो ये तीनों मिलकर बैठेंगे और तय करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री करना है, कौन बनेगा, कौन से दिन बनाना है। अभी तय नहीं हुआ? मैं तो इस प्रोसेस में नहीं हूँ। कैसे हो सकता है कि आप प्रोसेस में नहीं है कि मुख्यमंत्री? मेरी पार्टी में रीजनल नेता हूँ, ये सब राष्ट्रीय अध्यक्षों का खेल है। मैं थोड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं तो रीजनल आदमी हूँ, मैं तो यहाँ लीड कर रहा हूँ। तो ये पहले से बना नहीं है फॉर्मेट की कौन बनेंगे? नहीं, वो बना होता तो बता देते, बना ही नहीं है। नहीं बता देते तो बताते नहीं है ना, आपकी पार्टी में कभी नहीं आना। तय होता, अगर तय करते, देखिए स्ट्रैटेजी दोनों प्रकार की होती है, कभी तय करके जाते हैं, कभी बिना तय किए। क्या उद्धव ठाकरे के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है? देखिए निश्चित ही बंद हो गया है और जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। ऐसा है, मैं आजकल बहुत संभल की बात करता हूँ, क्योंकि 2019 के चुनाव ने मुझे सिखाया है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके मैं ये कह रहा हूँ कि अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि महाराष्ट्र में सब कह रहे हैं कुछ पता नहीं है, अभी ये तीन पार्टी इस तरफ है, ये तीन पार्टी इस तरफ है, जब रिजल्ट्स निकलेंगे इस तरफ उस तरफ हो सकते हैं सब। ये महाराष्ट्र की खासियत है। खासियत तो ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ जरूर ये पिछले 5 सालों में हुआ है और इसलिए उसी के मद्देनजर लोग कहते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरा अपना आकलन है कि लोग इस बार डिसाइसिव मैंडेट देंगे महायुति के लिए। और आप बताने के लिए तैयार नहीं है कि कौन बनेंगे? नहीं, मुझे ऑथराइजेशन ही नहीं है ना, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू से। क्योंकि विनोद तावड़े जी ने कहा है कि हो सकता है कि कोई अननोन चेहरा आ सकता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। विनोद तावड़े जी राष्ट्रीय नेता है, विनोद तावड़े जी राष्ट्रीय महामंत्री है, वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के गलियारों की चीजें उनको मालूम होती है। मैं तो महाराष्ट्र का नेता हूँ, मैं छोटा जैसे ओडिशा और मध्य प्रदेश और राजस्थान के यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया जाए, नए चेहरे लेके आए, ला सकते हैं, लाए। अगर वो ले आएंगे तो फिर क्या आप बीजेपी के प्रेसिडेंट बनेंगे फिर? क्योंकि आपको कहीं तो फिट करना पड़ेगा ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहली चीज तो ये है कि न मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूँ, न मैं अध्यक्ष की रेस में हूँ, ऐसी कोई रेस ही नहीं है, मैं ऐसी किसी रेस में नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरा घर है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नट है जो कहीं भी फिट होता है, पार्टी जहाँ फिट कर दे ये नट फिट हो जाएगा। फडणवीस जी, एक बात मैं प्रधानमंत्री की स्पीच में से उठाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि हरियाणा के जो चुनाव हुए थे उसमें हमने देखा कि बीजेपी ने जो दलित वोट बैंक है उसका कंसोलिडेशन किया है, और महाराष्ट्र में भी जो है वहां पे हम दिखने को मिल रहा है सबको। आई मीन ये प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, पर दिखने को मिल रहा है कि जो दलित समुदाय है उनके बीच में आरएसएस के कार्यकर्ता जाके नेशनलिज्म की बात करते हैं, जो भी करते हैं, उससे एक दलित समुदाय में एक कॉन्फिडेंस आ गया है। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ जो है कुछ दलित लीडर्स हैं वो कहते हैं कि ये बात सही नहीं है, बीजेपी इज मोर एन ओबीसी पार्टी, दलित समुदाय को इग्नोर करती है। सच कहां पर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो सारे समुदायों में है। आज सबसे ज्यादा दलित और आदिवासी एमएलए हमारे चुनकर आते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि लोकसभा के समय नरेटिव के कारण जो हमारे दलित भाई और आदिवासी भाई हमसे दूर गए थे, अब वो वापस आ गए हैं। हमने सच्चाई उन तक पहुंचाई है, वो जागरूक हो चुके हैं, इसलिए हमारे साथ लामबंद हो रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी उठी थी, जैसे मनोज जारंगे ने कहा था कि मराठा हेटर कहा था आपको, और एक कोट है उनका, मैं आपको सुनाती हूँ। उन्होंने कहा, चीफ मिनिस्टर हैड प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड अस रिजर्वेशन, वी हैड होप्स ऑन हिम, आई एम टोल्ड 6 crore मराठास दैट द चीफ मिनिस्टर विल हेल्प अस रियलाइज आवर ड्रीम, बट फडणवीस डिड नॉट लेट दैट हैपन। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब मराठा वर्सेस ब्राह्मण, दलित वर्सेस ओबीसी, कास्ट फैक्टर आ ही गया ना।
मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूं। पहले, लोकसभा के चुनाव में एमवीए को 43.6% वोट मिले, हमको उनको 43.9% वोट मिले, हमको 43.6% वोट मिले, यानी 0.3% का फर्क था। अब अगर महाराष्ट्र के मराठा हमको वोट नहीं दे तो हम 43.6% पर पहुंच पाएंगे। जहां तक मनोज जरांगे पाटिल इनका सवाल है, मैंने उनको ये कहा था कि आप जो मांग कर रहे हैं कि मराठाओं को ओबीसी में रिजर्वेशन दिया जाए, अरे 1980 से मराठा रिजर्वेशन की मांग चल रही थी। पहला मराठा रिजर्वेशन मैंने दिया। मैं जब तक सीएम था हाईकोर्ट में टिका, सुप्रीम कोर्ट में टिका, हाईकोर्ट ने तो हमारे साइड से निर्णय दिया। एमवीए की सरकार में चला गया, नई सरकार आई तो हमने वापस दे दिया। अब आप ये बात करते हो कि तो चलिए, अगर हम लोग कोई गलत कर रहे हैं तो जिसको आप मदद करना चाहते हैं या दूसरी पार्टी अपोजिशन पार्टी है, एमवीए के घटक है, उनको बोलिए कि वो राइटिंग में आपको दे दे, कम से कम जुबानी बोल दे। अभी एमवीए का घोषणा पत्र आया, मराठा शब्द ही नहीं है, रिजर्वेशन की बात ही उन्होंने नहीं की। और जहां तक मनोज जरांगे पाटिल का सवाल है या उन्होंने मेरे बारे में जो बातें की, तो मैंने ये कहा और आपको वापस कह देता हूं, मेरे में बहुत पेशेंस है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं शिव जी का भक्त हूं। कितना भी हलाल आए उसको पचाने की मेरी ताकत है। इसलिए इतने विष प्रयोग, विषैले शब्दों के प्रयोग महाविकास आघाड़ी ने मेरे खिलाफ किए, कई लोगों ने किए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम करता हूं, इसीलिए महाराष्ट्र की जनता का विश्वास मेरे साथ है। मनोज जरांगे, इन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही थी, उन्होंने सीटें डिक्लेयर की थी, फिर चुनाव नहीं लड़ूंगा कहा। लड़ना ये भी लोकतंत्र में उनका अधिकार है, नहीं लड़ना ये भी लोकतंत्र में उनका अधिकार है। आज उन्होंने कोई पॉलिटिकल भूमिका नहीं ली है। वो जब तक पॉलिटिकल भूमिका नहीं लेंगे तब तक मैं इस मसले में कुछ नहीं बोलूंगा। वो अगर पॉलिटिकल भूमिका लेंगे तो फिर मैं उचित जवाब दूंगा। आप पेशेंस की बात करते हैं तो राज ठाकरे ने भी ये कहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो ही उनमें ही काबिलियत है महाराष्ट्र को लीड करने के लिए। देखिए, राज ठाकरे हमारे मित्र भी हैं और आइडियोलॉजिकली जब से उन्होंने हिंदुत्व स्वीकारा है तो हमारे करीब आए हैं। और लोकसभा के चुनाव में बिना किसी शर्त के उन्होंने मोदी जी को एक प्रकार से एंडोर्स किया। अब विधानसभा के चुनाव में भले ही उनकी और हमारी आइडियोलॉजी सेम हो, लेकिन उनको उनकी पार्टी चलानी है, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए। हमारे खिलाफ 70 कैंडिडेट्स लगा रहे हैं वो। हाँ, 70 कैंडिडेट हमारे खिलाफ है, 100 से ज्यादा कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए। वो उनकी पार्टी का काम कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी का काम पर क्यों वो महायुति में क्यों नहीं है? नहीं, क्योंकि महायुति में स्पेस नहीं है। हम 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियों में ही सीटों का बंटवारा करते करते हम लोगों को काफी समय लगा। चौथी पार्टी की स्पेस नहीं है और उनको उनकी पार्टी चलानी है, वो चला रहे। हाँ, जहां तक उनकी शुभकामनाओं का सवाल है तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोई अच्छी बात मेरे बारे में कही, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि वो जो कह रहे हैं ये बात सही नहीं है। सही बात यही है कि हमारे 3 नेता मिलकर ही तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। सीटों के बारे में जब बात करी थी तो उन्होंने भी परिवार की पॉलिटिक्स के बारे में, उन्होंने एक दूसरे के बारे में काफी कुछ कहा है। तो आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उनके वो कभी वापस नहीं आ सकते, उनके बीच कभी समझौता नहीं हो सकता। आदित्य ठाकरे अब कहते हैं कि शिंदे जो हैं, ही इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ अडानी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। क्या को लेकर कोई इज देयर अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द महायुति, और क्या धारावी प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में रीथिंक होगा? देखिए, ये लगातार शिवसेना की पॉलिसी रही है कि सत्ता के बाहर रहो तो अपोज करो, सत्ता में आओ तो उसी चीज को एंडोर्स करो। जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी रिफाइनरी आने वाली थी, उस रिफाइनरी को विरोध करके कैंसिल करवाया और फिर मुख्यमंत्री बने तो लेटर भेजा कि हमारे यहाँ रिफाइनरी कीजिए।
ये जो धारावी का प्रोजेक्ट है, ये धारावी के प्रोजेक्ट में मैंने रेलवे की लैंड लाई, इसका सारी चीजें की, इसका टेंडर निकाला, मैंने टेंडर अलॉट किया। उस समय अडानी जी तो नहीं थे। उस टेंडर को कैंसिल करके नए टेंडर की सारी कंडीशंस उद्धव जी ने तैयार की, उनकी कैबिनेट ने मंजूर की। इसमें से कोई कंडीशन हमारे सरकार ने नहीं मंजूर की है। टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर कंडीशन उन्होंने मंजूर की, उस कंडीशन के आधार पर यह टेंडर निकला। इसमें सक्सेसफुल बिडर अडानी बने, तो अडानी को गया। लेकिन ये प्रोजेक्ट अडानी कंपनी को नहीं मिला है, ये डीआरपी को मिला है, जिस डीआरपी में हमारी हिस्सेदारी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज अ स्टेक होल्डर इन डीआरपी एंड एवरीथिंग इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द डीआरपी। तो अडानी को दे दिया, अडानी को दे दिया। एक तो ये सबसे गलत है। दूसरा, इन्होंने जो टेंडर कंडीशन रखी थी उसमें एक ही चेंज हमने किया, इनके टेंडर कंडीशन में टीडीआर पर कोई कैप नहीं था। कोई भी सक्सेसफुल बिडर मुंबई का टीडीआर किंग और मोनोपोली तैयार कर सकता था। हम लोगों ने कहा नहीं चलेगी मोनोपोली, हमने उस पर कैप लगा दी और टीडीआर की मोनोपोली समाप्त कर दी। तो जब आप टेंडर कंडीशन तैयार करते हो तो बहुत अच्छा है, आपकी कैबिनेट मंजूरी देती है तो बहुत अच्छा है। टेंडर आपके ही समय निकला, हमारे समय तो सबमिशन हुआ, बहुत सक्सेसफुल बिडर हुए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनके समय भी अगर ये टेंडर में अडानी सक्सेसफुल बिडर होते तो किसी दूसरे को देते क्या? क्या अडानी के साथ उनकी मीटिंगें नहीं हुई? शरद पवार जी कहते हैं कि वो मीटिंग में जाते थे, उनसे मिलते थे, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते हैं। नहीं, शर्म क्या है? देखिए, सवाल ये है कि अगर अडानी आप क्या इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, तो आपने उनको क्यों? आप अनड्यू फेवर मत कीजिए। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अनड्यू फेवर करना है गलत है। हम इंडस्ट्री वालों से मिलेंगे नहीं, ये कौन सी बात है? और अभी तो शिवसेना के संजय राउत ने कह दिया कि सारे व्यापारी चोर है। अरे भाई, आपका जीडीपी जिनके माध्यम से आता है, जो आपके लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको चोर कह देते हो और पीछे से उनसे ही मिलते हो। ये कौन सी राजनीति है? अंत में सिर्फ यही पूछूंगी कि 288 सीट्स में से कितने सीट्स आप कहते हैं? मेजॉरिटी। सिर्फ मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, कोई नंबर नहीं? नंबर नहीं कहूंगा, मेजॉरिटी कहता हूँ। चलिए, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। थैंक यू।